नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे चैनल एचडीके टीचिंग हब पीवाईक्यू पर। तो आज इस वीडियो के पार्ट 2 में आपसे डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू, उन महत्वपूर्ण सवालों और कॉन्सेप्ट का जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन आपकी तैयारी में गेम चेंजर साबित होने वाला है, इसलिए एक भी सवाल मिस मत करिएगा मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल तक हम लोग किए थे नेक्स्ट वीडियो में 50वां क्वेश्चन किए थे। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं 51। यदि होलोटाइप अनुपलब्ध हो तो मूल सामग्री से चयनित नमूना प्रारूप को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, इलेक्ट्रोटाइप। इलेक्ट्रोटाइप। यदि होलोटाइप अनुपलब्ध हो तो या नष्ट हो गया हो तो मूल सामग्री से चयनित नमूना प्रारूप को इलेक्ट्रोटाइप कहते हैं। नियोटाइप। यदि पूर्ण मूल सामग्री होलोटाइप, आइसोटाइप, सिनटाइप अनुपलब्ध हो तो चयनित सामग्री नियोटाइप कहलाता है। आइसोटाइप होलोटाइप का डुप्लीकेट आइसोटाइप कहलाता है। टोपोटाइप मूल सामग्री से चयनित सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 का। जब मूल टाइप सामग्री अनुपलब्ध हो तो इस कार्य हेतु टाइप इलाके से एकत्रित एक नमूने को चुना जाता है, यह कहलाता है। आंसर नंबर बी, सिनटाइप। जब मूल टाइप सामग्री अर्थात होलोटाइप अनुपलब्ध हो तो लेखक द्वारा उस क्षेत्र से एकत्रित नमूनों में से किसी एक को चुनकर उसका नामकरण कर दिया जाता है, जिसे सिनटाइप कहते हैं। 53 क्वेश्चन। इस कथन आइसोटाइप एक ही स्थान तथा एक ही तिथि के एक ही संग्रह से लिया गया यक्ष का एक द्विक प्रतिदर्श होता है में यक्ष किसके लिए लिखा गया है? इसका आंसर होगा बी, होलोटाइप। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत नामकरण के दौरान विभिन्न प्रकार के नमूने एकत्र किए जाते हैं। इन्हें कई प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें आइसोटाइप होलोटाइप का डुप्लीकेट होता है। 54वां क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति नाम पद्धति कूट में अपर प्रारूप का उल्लेख निम्न रूप है। इसका होगा आंसर ए, प्रोटोलॉग में वर्णित प्रतिदर्श जो न तो होलोटाइप है और न ही आइसोटाइप तथा न ही सिनटाइप। अंतर्राष्ट्रीय वानस्पतिक नाम पद्धति कूट में अपर प्रारूप का उल्लेख प्रोटोलॉग में वर्णित प्रतिदर्श जो न तो होलोटाइप है और न ही आइसोटाइप तथा न ही सिनटाइप। पैराटाइप अपर प्रारूप एक अतिरिक्त हार्वेसियन सीट है जिसका उपयोग किसी पौधे के पहले विवरण में किया जाता है या उसी प्रजाति के दूसरे पौधे से बनाया जाता है जिसमें कुछ विविधताएं होती हैं। 55वां क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति नाम पद्धति कूट में होलोटाइप की पहचान किस रूप में की गई है? इसका आंसर होगा सी, स्पीसीज के स्पष्टता द्वारा स्पीसीज का निरूपण करने हेतु नामित विशेष प्रतिदर्श अथवा निदर्शन। 55 क्वेश्चन के बारे में इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वानस्पतिक नाम पद्धति कूट इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में होलोटाइप की पहचान स्पीसीज के स्पष्टता द्वारा स्पीसीज का निरूपण करने हेतु नामित विशेष परिदर्श अथवा निदर्शन पार्टिकुलर स्पेसिमेन और इलस्ट्रेशन के रूप में की गई है। होलोटाइप किसी जीव, पौधे अथवा जंतु का एक भौतिक उदाहरण है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब प्रजाति का औपचारिक रूप से वर्णन किया जाता है। 56 क्वेश्चन। कथन ए, कुंजियां व वर्गीकीय सहायक सामग्री है जो पादपों व जंतुओं की पहचान हेतु उपयोग में ली जाती है। कारण आर, कुंजियां विपर्यासी लक्षणों पर आधारित होती है जो सामान्यतया जोड़े में होती है। इसका कूटों से सही उत्तरों का चयन कीजिए। इसका आंसर ए होगा। कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य है तथा कारण आर कथन का ए का सही स्पष्टीकरण है। कुंजियां वह वर्गी की सहायक सामग्री हैं जो पादपों व जंतुओं की पहचान हेतु उपयोग में ली जाती हैं। ये सामान्यतः जोड़े में विपर्यासी लक्षणों पर आधारित होती हैं। 57 क्वेश्चन। यदि आप अपने नमूने की स्थलाकृतिक 3D छवि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार की माइक्रोस्कोपी का उपयोग करेंगे? इसका आंसर होगा सी, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप SEM एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो इलेक्ट्रॉनों को एक केंद्रित किरण के साथ सतह को स्कैन करके एक नमूने की छवियां बनाता है। SEM द्वारा किसी नमूने का स्थलाकृतिक 3D छवि प्राप्त की जाती है। 58 का क्वेश्चन। वर्गीकरण की बेंथम एवं हुकर पद्धति है। आंसर होगा ए, प्राकृतिक पद्धति। बीजी पौधों के विभिन्न लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण की 3 पद्धतियां निम्न हैं।
फर्स्ट है प्राकृतिक पद्धति बेंथम एवं हुकर द्वारा, सेकंड फाइलोजेनेटिक पद्धति एंगलर एवं प्रांटल तथा हचिंसन द्वारा, थर्ड कृत्रिम पद्धति लिनियस तथा थ्यूप्रेस्टस द्वारा। 59 क्वेश्चन, वर्गीकरण की निम्नलिखित में से किस प्रणाली का प्रयोग कार्ल लिनियस ने किया था? इसका आंसर होगा सी, कृत्रिम प्रणाली। कार्ल लिनियस ने वर्गीकरण की कृत्रिम प्रणाली की शुरुआत की जो बाह्य लैंगिक लक्षणों पर आधारित है। वर्गीकरण की प्राकृतिक प्रणाली जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने किया था। बेंथम तथा हुकर द्वारा दिया गया नाम वर्गीकरण है। इसका आंसर होगा ए, प्राकृतिक। बेंथम और हुकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण पद्धति प्राकृतिक है। 62 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, वर्गीकरण पद्धति सिस्टमैटिक्स जीवों की विविधता व उनके उद्विकासीय संबंधों का अध्ययन है। सेकेंड, सिस्टमैटिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। थर्ड ऑप्शन, सिस्टमैटिक शब्द का उपयोग सर्वप्रथम कार्लस लिनियस द्वारा किया गया था। कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा, इसका आंसर स्टार दिया गया है, यानी कि इसका आंसर होगा, इसका आंसर बता रहा हूँ। वर्गीकरण पद्धति या सिस्टमैटिक्स के अंतर्गत जीवों की विविधता एवं उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सिस्टमैटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमस से आया है जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। सिस्टमैटिक शब्द का उपयोग सर्वप्रथम कार्ल लिनियस द्वारा किया गया था। इन्होंने सिस्टमा नेचर नामक पुस्तक लिखी तथा जीवों के नामकरण हेतु द्विपद नाम पद्धति का प्रतिपादन भी किया था। 63 क्वेश्चन, सिस्टमैटिक्स वर्गीकरण पद्धति शब्द किसको संदर्भित करता है? इसका आंसर होगा सी, जीवों के प्रकार की विविधता और उनके संबंध। वर्गीकरण पद्धति जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों की विविधता और उनके बीच के विकासवादी संबंधों का अध्ययन करती है। इसमें जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण शामिल है ताकि उनके बीच के संबंधों को समझा जा सके और उन्हें व्यवस्थित किया जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर होगा डी, सिस्टेमा नेचुरे जॉर्ज बेंथम द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में सिस्टेमा नेचुरे कार्ल लिनियस द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उन्हें द्विनाम पद्धति का जनक माना जाता है। कार्ल लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण के जनक के रूप में जाना जाता है। जॉर्ज बेंथम एवं हुकर की एक प्रमुख पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम है जिसमें उन्होंने पुष्पी पौधों का विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। वर्गीकरण की सार्वत्रिक सबसे छोटी श्रेणी है। इसका आंसर होगा सी, जाति। वर्गीकरण की सबसे छोटी श्रेणी जाति है। वर्गीकरण में विभिन्न श्रेणियों का छोटे से बड़ा क्रम निम्नलिखित होता है: जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, फाइलम, जगत, डोमेन, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, डोमेन। 66 वर्गकोण टैक्सा की वर्गीकृत व्यवस्था कहलाती है। आंसर होगा डी, पदानुक्रम। वर्ग टैक्सा वर्गीकरण के क्षेत्र में जीवों की जातियों के ऐसे समूह को दर्शाता है जो किसी वर्गकर्ता के मत में एक इकाई है, यानी जिसकी सदस्य जातियां एक दूसरे से कोई मेल या संबंध रखती हैं, जिस वजह से उनका एक श्रेणी में डाला जाता है। अर्थात सारे वर्ग की पदानुक्रम अपने आप में वर्गीकरण की इकाई अर्थात वर्गक टैक्सा को दर्शाता है। 67 वृद्धावस्था और वृद्धिकरण के विषय में जिस शाखा द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है उसे कहते हैं जेरोंटोलॉजी। वृद्धावस्था और वृद्धिकरण के विषय में ज्ञान उपलब्ध कराने वाली शाखा को जरा विज्ञान या जेरोंटोलॉजी कहते हैं। इसके अंतर्गत शरीर में होने वाले भौतिक परिवर्तन जैसे मांसपेशियों में परिवर्तन, कंकाल तंत्र में परिवर्तन तथा हार्मोन प्रणाली के परिवर्तन आदि का अध्ययन किया जाता है। 68 क्वेश्चन, जंतु व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं इथोलॉजी। एंटोमोलॉजी का कीटों का अध्ययन कहते हैं। इकोलॉजी में जीवों तथा वातावरण की व जीवों के परस्पर अंतःक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। एथनोबायोलॉजी में व्यक्तियों, जीवों तथा वातावरण के संबंधों का अध्ययन करते हैं। इथोलॉजी में जंतु व्यवहार का अध्ययन करते हैं। 69 कौन सा कथन सही है? आंसर होगा डी, व्यवहार का नियंत्रण प्रेरणा पर आधारित होता है। एक प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन प्रेरणा के अनुसार होता है। जंतु व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। 70 क्वेश्चन, पूरा काल में पाए जाने वाली वनस्पतियों का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उसको क्या कहते हैं? पैलियोबॉटनी कहते हैं। पूरा काल में पाए जाने वाली वनस्पतियों का अध्ययन पैलियोबॉटनी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत भूगर्भीय संदर्भों से प्राप्त पुराने पौधों के अवशेषों की प्राप्ति, पहचान और उनके पूर्व काल के वातावरण में योगदान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71,
पादप जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पादप जीवाश्म विज्ञान कहते हैं या फाइटोपैलियोंटोलॉजी कहते हैं? फाइटोपैलियोंटोलॉजी वह शाखा है जो पादप जीवाश्मों का अध्ययन करती है। इसके अंतर्गत पौधों के विलुप्त रूपों, उनके विकास क्रम और पूरा जीव विज्ञान में योगदान को समझा जाता है। इससे पृथ्वी के प्राचीन पारिस्थितिक तंत्र और जलवायु का आकलन किया जाता है। विषाणु वायरस के अंतर्गत क्वेश्चन हम लिख लेंगे। फर्स्ट है, एक वायरस विषाणु में पाया जाता है प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल। विषाणु न्यूक्लियोप्रोटीन्स अर्थात न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन्स के कण होते हैं। इनमें केवल एक न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए होता है जो इसका लगभग 6% केंद्रीय भाग बनाता है। शेष 94% भाग प्रोटीन अणुओं का बना मोटा तथा अभेद्य सुरक्षात्मक खोल होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। निम्नलिखित किस विषाणु में डीएनए अनुपस्थित होता है? इसका आंसर होगा डी, एचआईवी। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस एक रेट्रोवायरस है जिसका आनुवंशिक पदार्थ एक सूत्री आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। इसमें डीएनए बिल्कुल अनुपस्थित रहता है। यह वायरस अपने आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से डीएनए में बदल देता है जो बाद में मेजबान कोशिका के जीनोम में जुड़ जाता है और नई प्रतिलिपियां बनाने लगता है। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका जेनेटिक पदार्थ आरएनए होता है? इसका आंसर होगा सी, एचआईवी। जेनेटिक पदार्थ ए के रूप में केवल आरएनए एचआईवी में पाया जाता है। एचआईवी एक रेट्रोवायरस है जिसका जेनेटिक पदार्थ एक सूत्री आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, जबकि बैक्टीरियोफेज वायरसों में जेनेटिक पदार्थ डीएनए या कभी कभी आरएनए भी होता है। फोर्थ क्वेश्चन, एचआईवी वायरस है। इसका आंसर होगा बी, रेट्रोवायरस। 5 क्वेश्चन, मॉन्टेनियर तथा गैलो को क्या प्राप्त करने का श्रेय जाता है? इसका आंसर होगा ए, एड्स विषाणु। अमेरिका के लुक मॉन्टेनियर तथा रॉबर्ट गैलो ने सर्वप्रथम एड्स विषाणु की खोज की थी जो बाद में इसे एचआईवी नाम दिया गया। निम्नलिखित में से कौन न तो प्राक केंद्रक है और न ही सुकेंद्रक है? इसका आंसर होगा डी, टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस टीएमबी को कहते हैं। एक सूत्री आरएनए वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है जिसे सजीवों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। इसमें कोशिकीय संरचना नहीं होती है। सजीवों को कोशिकीय आधार पर प्राकेंद्रक, प्रोकैरियोट तथा सुकेंद्रक यूकैरियोट श्रेणी में बांटा गया है। 7 क्वेश्चन, एक पादप विषाणु में साधारणतः होता है ए, आरएनए। पादप विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ साधारणतः आरएनए होता है, जबकि जंतु विषाणुओं में यह आरएनए अथवा डीएनए होता है। बहुत कम पादप विषाणुओं उदाहरणतः कैलेमोवायरस में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। इनमें से कौन से युगल एक विषाणु की रचना करते हैं? सी होगा प्रोटीन एवं न्यूक्लिक एसिड। सभी प्रकार के विषाणुओं की मूल रासायनिक संरचना बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर समान होती है। प्रत्येक विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल आरएनए अथवा डीएनए का एक केंद्रीय कोड होता है जब यह एक प्रोटीन आवरण से ढका होता है जिसे पेटिका या कैप्सिड कहते हैं। 9 क्वेश्चन, वायराइड्स केवल निम्न के द्वारा बने होते हैं? इसका आंसर होगा आरएनए अणु। वायराइड्स आरएनए के एक सूक्ष्म रज्जुक से निर्मित होते हैं। इसमें न्यूक्लियर प्रोटीन का आवरण नहीं होता है। वर्ष 1971 में टीओ डाइनर ने इसे संक्रामक कारकों को वायराइड्स कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विषाणु की खोज की? इसका आंसर होगा बी, इवानोव्स्की। विषाणु की खोज इवानोव्स्की द्वारा की गई। विषाणु प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। विषाणु सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। 11वां क्वेश्चन, जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तब परिपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ होता है। बी आंसर होगा नाभिकीय अम्ल। विषाणु में प्रोटीन की परत के भीतर न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। जब विषाणु किसी कोशिका में प्रवेश करता है तब प्रोटीन परत बाहर छूट जाती है। केवल न्यूक्लिक अम्ल कोशिका में प्रवेश करता है। इसे हर्षे तथा चेज नामक वैज्ञानिकों ने प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया था। 12 क्वेश्चन, सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण कहलाता है? इसका आंसर होगा ए, प्रियॉन्स। प्रियॉन्स सूक्ष्मतम प्रोटीन युक्त संक्रमणकारी कण होते हैं। विषाणु में वायराइड्स नग्न आरएनए के संक्रमणकारी कण होते हैं। प्रोटीन में संक्रामक कण जिनमें न्यूक्लिक अम्लों का अभाव होता है वे कहलाते हैं बी, प्रियॉन। प्रोटीन में संक्रामक कण जिनमें न्यूक्लिक अम्ल का अभाव होता है वे प्रियॉन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे रोग संक्रामक कारक जिनमें केवल प्रोटीन होता है तथा न्यूक्लिक अम्ल का अभाव पाया जाता है वे आमतौर पर वायरस और अन्य संक्रामक एजेंटों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन होगा ए, विषाणु में प्रोटीन परत प्रोटीन कोट कैप्सोमियर की बनी होती है।
विषाणु में प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहते हैं। यह अनेक इकाइयों से बनी होती है जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं। विषाणु केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर बहुगुणित होते हैं तथा इनमें स्वयं का कोई भी उपापचय तंत्र नहीं होता है। विषाणु केवल आरएनए के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, रानीखेत बीमारी संबंधित है। आंसर होगा ए, मुर्गी पालन से। रानीखेत बीमारी मुर्गी पालन से संबंधित है। यह वायरस से होने वाला एक रोग है। निम्नलिखित में से कौन से विषाणु द्वारा बर्ड फ्लू फैलता है? इसका आंसर होगा बी, H5N1। बर्ड फ्लू जो एवियन इन्फ्लुएंजा नामक रोग का ही प्रचलित नाम है, H5N1 नामक वायरस के कारण पैदा होता है। यह एक संक्रामक रोग है और पक्षियों, मुख्यतः मुर्गे, मुर्गियों तथा बतखों को प्रभावित करता है। H5N1 वायरस मनुष्य को दो तरीके से प्रभावित कर सकता है। एक तो सीधे मुर्गियों से मनुष्य में पहुंचकर और दूसरा किसी संक्रमित आदमी के जरिए दूसरे आदमी के शरीर से पहुंचकर। हैप्पी फ्लू इसकी कारगर औषधि है। 17 क्वेश्चन, कोलीफेज टाई इंटू 174 में होता है। इसका आंसर होगा डी, एक सूत्री डीएनए। कोलीफेज टाउ इंटू 174 एक प्रकार का जीवाणु भोजी वायरस है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल एक सूत्री डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। टाउ इंटू 174 विषाणु के जीनोम में बीपी की संख्या है। आंसर होगा बी, 5386। टाउ इंटू 174 विषाणु एक प्रकार का जीवाणु भक्षी है। इस जीनोम में बेस युग्म की संख्या लगभग 5386 होती है। नग्न विषाणु हैं। इसका आंसर होगा बी, वायराइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायराइड्स आरएनए के बने हुए नग्न कण होते हैं। ये रोगकारक होते हैं तथा सजीव कोशिका में प्रवेश करने पर विषाणुओं की भांति बहुगणित होने लगते हैं। दोस्तों, वायराइड्स आरएनए के बने हुए नग्न कण नेग्ड पार्टिकल्स होते हैं। ये रोगकारक होते हैं तथा सजीव कोशिका में प्रवेश करने पर विषाणुओं की भांति बहुगुणित होने लगते हैं। 20 क्वेश्चन, T4 बैक्टीरियोफेज उत्पन्न किए जा सकते हैं। आंसर होगा ए, आंतरिक जीवाणुओं ई कोलाई में। T4 बैक्टीरियोफेज एक विषाणु है जिसे ई कोलाई जीवाणु में उत्पन्न किया जा सकता है। इसका उपयोग जीन इंजीनियरिंग में किया जाता है। 21 क्वेश्चन, निम्न में से किस विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है? आंसर होगा सी, T2 फेज। वायरस T2 फेज को इंट्रोबैक्टीरिया फेज भी कहा जाता है। यह जीवाणु ई कोलाई को संक्रमित कर उसे समाप्त कर देता है। इसके जीनोम में रैखिक द्विसूत्री डीएनए पाया जाता है। यह एक सुरक्षात्मक प्रोटीन आवरण से ढका रहता है। टोबैको मोज़ेको वायरस तंबाकू की पत्तियों को संक्रमित तथा MS2 फेज जो ई कोलाई को संक्रमित करता है का आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। विरियान का अर्थ है मृत वायरस। विरियान का अर्थ है मृत वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अक्रिय वायरस को विरियान कहा जाता है। एक वायरस जीवित कोशिका के भीतर सजीव के रूप में सक्रिय रहता है जबकि कोशिका के बाहर यह निष्क्रिय अर्थात निर्जीव के रूप में रहता है। 23 क्वेश्चन, विरियान होता है न्यूक्लियोकैप्सिड। ध्यातव्य है कि विषाणु परासूक्ष्मदर्शी कोशिका रहित संक्रमणकारी कण है जिनमें जीनोम के रूप में केवल एक न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए पाया जाता है। ये अविकल्पी अंतः कोशिकीय परजीवी हैं जो केवल जीवित कोशिका के भीतर ही प्रतिकृत करते हैं तथा कोशिका की जैव संश्लेषी मशीनी का प्रयोग अपनी प्रतिकृति के निर्माण में करते हैं। आनुवंशिक पदार्थ के बाहर प्रोटीन की एक खोल होती है जिसे कैप्सिड कहते हैं। विरियान आनुवंशिक पदार्थ और कैप्सिड द्वारा निर्मित कण होते हैं। 24 क्वेश्चन, एड्स अथवा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम उत्पन्न होता है। डी, विषाणु STLV3 या LAV या ARV2 द्वारा। एड्स वायरस से होने वाला रोग है। यह HIV HTLV3 या LAV या ARV2 द्वारा उत्पन्न होता है। यह वायरस प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम की कोशिकाओं जैसे टी लिम्फोसाइट्स की नष्ट करके प्रतिरक्षा तंत्र का छेद कर देते हैं। एड्स के निदान हेतु एलिसा परीक्षण किया जाता है। 25 क्वेश्चन, एड्स के लिए व्यापक रूप से काम में लाया जाने वाला नैदानिक परीक्षण ऐसी होगा एलिसा परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स के निदान के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नैदानिक परीक्षण एलिसा है जिसका पूरा नाम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से एलिसा है। यह परीक्षण किसी व्यक्ति के रक्त में HIV वायरस के प्रति शरीर द्वारा उत्पादित एंटीबॉडी पता लगाता है। यह एक अत्यंत संवेदनशील परीक्षण। यदि एलिसा परीक्षण सकारात्मक आता है तो इसकी पुष्टि के लिए वेस्टर्न ब्लॉट जैसे अधिक विशिष्ट परीक्षण किए जाते हैं। विडाल परीक्षण का उपयोग टाइफाइड के निदान के लिए होता है जबकि बायोप्सी का उपयोग उतन के नमूने की जांच के लिए किया जाता है जैसे कि कैंसर के निदान में। 26 क्वेश्चन, एड्स होने का कारण है T4 लिम्फोसाइट की कमी के कारण एड्स होने का कारण है। रोग प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम है। यह रोग विषाणु से फैलती है। इसके रोगी की प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। यह किसी अंग विशेष को नहीं बल्कि पूरे शरीर को प्रभावित करता है जबकि गोनोरिया एवं सिफिलिस मानव के यौन अंगों को प्रभावित करते हैं।
एड्स किसके द्वारा संचालित होता है? इसका आंसर होगा डी, उपयोग में से एक अधिक। संभोग के द्वारा भी होता है, रक्त आधान के द्वारा, अपर आधान के द्वारा भी होता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम है। यह रोग विषाणु से फैलता है। एड्स संभोग, सेक्सुअल इंटरकोर्स, रक्त आधान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा तथा अफरा आधान, प्लेसेंटल ट्रांसफ्यूजन द्वारा संचालित होता है। निम्नलिखित में से कौन HIV की उपस्थिति के जांच के लिए प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा बी, एलिसा परीक्षण। HIV की उपस्थिति की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाले परीक्षण का नाम एलिसा है। एलिसा का पूरा नाम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से है तथा एलिसा एक प्रकार की जांच तकनीक है जिसमें एंटीबॉडी और रंग में परिवर्तन द्वारा किसी पदार्थ की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। एलिसा एक निदान सूचक परीक्षण है जिसका उपयोग किसके निदान में किया जाता है? इसका आंसर होगा सी, एड्स। किस विषाणु में सूचना प्रवाह उल्टा अर्थात RNA से DNA की तरफ होता है? इसका आंसर होगा बी, HIV। HIV एक जटिल आवरण युक्त रेट्रोवायरस है। इसमें प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति के कारण सूचना प्रवाह उल्टा अर्थात RNA से DNA की तरफ होता है। 32 क्वेश्चन। इसका उपयोग एलिसा में किसी पदार्थ के अभिनिर्धारण हेतु किया जाता है? इसका आंसर होगा ए, प्रतिरक्षी। एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट से परीक्षण का प्रयोग HIV संक्रमण का पता लगाने हेतु किया जाता है। इस विधि में प्रतिरक्षी का प्रयोग रोगजनक कारक या पदार्थ के निर्धारण हेतु किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीवाणु भोजी में होता है यह प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल? आंसर सी, जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस होता है जो जीवाणुओं को संक्रमण करता है। अन्य प्रकार के वायरस की भांति इसमें प्रोटीन की परत तथा इसके भीतर न्यूक्लिक अम्ल DNA या RNA पाया जाता है। 34 क्वेश्चन, जीवाणु भोजी है एक विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है। बैक्टीरियोफेज का आविष्कार किया था किसने? तो स्वतंत्र रूप से एक FW टॉड और फेलिक्स डी हैरेल ने। जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु जीवाणु भोजी कहलाता है। इसकी खोज स्वतंत्र रूप से टॉड 1915 ईस्वी एवं डी हैरेल 1917 ईस्वी ने की थी। T4 जीवाणु भोजी की संरचना टैडपोल के समान होती है जिसमें बहुकोणीय शीर्ष एक कुंडलित पुच्छ से जुड़ा रहता है। जीवाणु भोजी का न्यूक्लिक अम्ल द्विसूत्री DNA का बना होता है जिसके ऊपर प्रोटीन की बनी खोल कैप्सूल होती है। 36 क्वेश्चन, एक पोषक कोशिका में बिना इसके अनुलेखन को बाधित किए बनने वाले प्रोफेज कहलाते हैं? इसका आंसर होगा ए, लाइसोजेनिक। जीवाणु भोजी विषाणुओं के में मुख्य रूप से दो प्रकार के चक्र होते हैं, लाइसोजेनिक तथा लाइटिक। लाइसोजेनिक चक्र में विषाणु का जीनोम जीवाणु के गुणसूत्रीय DNA से जुड़ जाता है जिसे प्रोफेज कहते हैं। यह जीवाणु के गुणसूत्र के साथ ही द्विगुणित होता है और संतति जीवाणु कोशिकाएं बनती हैं। 37 क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेज के लाइटिक चक्र में मेजबान DNA, इसका आंसर होगा बी, इसके न्यूक्लियोटाइडों में पच जाता है। बैक्टीरियोफेज के जीवन चक्र में दो तरह के चक्र होते हैं, लाइटिक चक्र तथा लाइसोजेनिक। लाइटिक चक्र के दौरान मेजबान अर्थात बैक्टीरिया का DNA बैक्टीरियोफेज वायरस द्वारा अपघटित कर दिया जाता है अर्थात यह अपने न्यूक्लियोटाइड में पच जाता है। ऐसे वायरस विषैले यानी वायरुलेंट कहलाते हैं। HIV जैसे रेट्रोवायरसों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रेट्रो विषाणुओं में न्यूक्लिक अम्ल RNA पाया जाता है। इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। जब इनका RNA जीवित कोशिका में प्रवेश करता है तब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से वायरस के DNA का निर्माण होता है जो कोशिका के DNA से जुड़कर स्वयं के प्रोटीन निर्माण को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, इट्स विषय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, यह वश विषाणु HIV के कारण होता है। सेकेंड, यह T4 लसिकाणुओं के अंदर प्रतिकृति होता है। थर्ड, एलिसा परीक्षण विषाणु कणों का पता लगाता है। फोर्थ, विषाणु 6 वर्षों तक सुरक्षित रह सकता है। इसका आंसर होगा डी, 1, 2 तथा 4 सही है। एड्स एक संक्रामक रोग है जो शरीर की संक्रमण से लड़ने की क्षमता को प्रभावित करता है। HIV लगभग 90 to 120 nm व्यास का गोल आवरण युक्त विषाणु है। इसको जीनोम एक सूत्री RNA अणु SS RNA के रूप में होता है जो दो समान टुकड़ों में विभाजित रहता है। एक प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम इन टुकड़ों से संबंध रहता है। प्यारे बच्चों, वायरस की ग्लाइकोप्रोटीन की बनी अनेक वृत्तीय खूंटी सदृश घुंडियां आवरण से निकली रहती है। HIV की लक्ष्य कोशिकाएं मुख्यतः T4 लिम्फोसाइट्स होती हैं। लक्ष्य कोशिका में पहुंचने के बाद वायरस का आवरण तथा प्रोटीन खोल का अपघटन हो जाता है। फिर वायरस का प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसके RNA सूत्र का DNA में परिवर्तन उत्प्रेरित करता है। यह द्विसूत्री DNA अणु पूर्व वायरस के रूप में पोषित कोशिका T4 लिम्फोसाइट के DNA में समाविष्ट हो जाता है। इस प्रकार पोषित कोशिका में लेटेंट इन्फेक्शन हो जाता है। समय समय पर प्रो वायरस सक्रिय होकर पोषित कोशिकाओं में संतति विन्यास के निर्माण को प्रेरित करता है। HIV के संक्रमण का पता लगाने हेतु एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से परीक्षण किया जाता है जो एंटीबॉडी व अन्य प्रोटीन की
उपस्थिति का पता लगाता है। HIV के संक्रमण के बाद सामान्यतः व्यक्ति में 3 से 12 वर्षों तक कोई स्पष्ट रोग लक्षण दिखाई नहीं देता, अर्थात इसकी सुसुप्तावस्था प्रायः 3 से 12 वर्षों तक होती है। 40 क्वेश्चन, पादप विषाणु जिसमें DNA पाया जाता है वह है कोलिमोवायरस। व्हाट इज दिस? कोलिमोवायरस। कोलिमोवायरस कोलिमोविरिडी कुल का जीनस है। यह मुख्यतः पौधों को संक्रमित करता है। इसमें DNA का दोहरा गुणसूत्र डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है। इसके अंतर्गत आने वाला प्रमुख वायरस कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस है। 41 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डबल स्टैंडर्ड RNA DNA RNA वायरस है? इसका आंसर होगा ए, रोटावायरस। रोटावायरस छोटे बच्चों में अल्सर का प्रमुख कारण है। यह डबल स्टैंडर्ड RNA विषाणु है जो रियोवायरस परिवार का एक सदस्य है। लगभग 5 वर्ष की आयु तक विश्व के लगभग सभी बच्चे रोटावायरस से कम एक बार अवश्य संक्रमित होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे जाने पर इसका आकार एक पहिए की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम रोटा रखा गया, जो पहिए का लैटिन नाम है। 42 क्वेश्चन, वायरस का प्रोटीन कवच जो न्यूक्लिक अम्ल को ढके रहता है क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा कैप्सिड। विषाणुओं के न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन कवच से ढके होते हैं, जिसे कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड कैप्सोमियर से मिलकर बने होते हैं। वायरस का कैप्सिड किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन का बना होता है। 44 क्वेश्चन, विषाणु अपना प्रोटीन कोट का निर्माण कहाँ करते हैं? इसका आंसर होगा ए, पोषक कोशिका के अंदर। पोषक कोशिका के अंदर। ठीक, इसके बाद इसका आंसर, इसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेते हैं। क्या है? विषाणु वायरस अपने प्रोटीन कोट का निर्माण केवल एक पोषक कोशिका के अंदर ही कर सकते हैं, होस्ट सेल के अंदर ही कर सकते हैं। वे अनिवार्य परजीवी होते हैं। इसका अर्थ है कि वे अकेले जीवित नहीं रह सकते और प्रजनन नहीं कर सकते। जब एक विषाणु किसी पोषक कोशिका में प्रवेश करता है तो वह अपने आनुवंशिक पदार्थ DNA या RNA को कोशिका में छोड़ देता है। यह आनुवंशिक पदार्थ फिर कोशिका की मशीनरी का उपयोग करके अपने प्रोटीन कोड और अन्य घटकों का उत्पादन करता है। इन नए बने घटकों को फिर से इकट्ठा करके नए विषाणु कण बनते हैं, जो अंततः कोशिकाओं को छोड़ देते हैं और अन्य कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। यह प्रक्रिया विषाणुओं के जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 41 क्वेश्चन, प्रियॉन्स क्या है? संक्रामक प्रोटीन्स है। प्रियॉन्स संक्रामक प्रोटीन्स होते हैं। ये सूक्ष्म प्रोटीन अणु रोगोत्पादन की क्षमता रखते हैं। इनका संश्लेषण मस्तिष्क की कोशिकाओं के जीनोम में उपस्थित जीनों के नियंत्रण में होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, गायों में पागलपन का रोग मैड काउ डिजीज, मनुष्य में हंसी रोग अथवा कुरु रोग, लॉफिंग डिजीज और कुरु डिजीज, डिमेंशिया तथा कंबनशील लकवे अर्थात पार्किंसन रोग प्रियॉन्स के कारण होते हैं। प्रियॉन्स आधारित रोगों पर रिसर्च के लिए वर्ष 1976 में DC गजडू-शेक को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। प्रियॉन्स शब्द की खोज वर्ष 1982 में स्टैनले बी प्रूसिनर द्वारा की गई। प्रियॉन्स पर रिसर्च के लिए प्रूसिनर को वर्ष 1997 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक एंटीवायरल पदार्थ जो कोशिका में विषाणुओं के संश्लेषण को रोकता है जाना जाता है। तो 46 का आंसर हुआ डी, इंटरफ्रॉन। एक एंटीवायरल पदार्थ जो कोशिका में विषाणुओं के संश्लेषण को रोकता है उसे इंटरफेरॉन कहते हैं। इंटरफेरॉन वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पादित वे प्रोटीन होते हैं जो अन्य स्वस्थ कोशिकाओं को विषाणुओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो 47 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन न तो एक प्रोकैरियोटिक है और न ही यूकैरियोट? आंसर होगा बी, TMB। TMB एक वायरस है जिसे सजीव जगत में स्थान नहीं दिया गया है क्योंकि इसमें कोशिका नहीं पाई जाती है। सजीवों को प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट में बांटा गया है। 48 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन विषाणुओं के लिए उपयुक्त है? इसका आंसर होगा बी, इनमें DNA अथवा RNA पाया जाता है। वायरस को सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। इनमें अपना उपापचयी तंत्र नहीं होता है अथा इनमें प्रतिजैविकों से नष्ट नहीं किया जा सकता। ये अविकल्पीय परजीवी होते हैं। वायरस में DNA तथा RNA में से केवल एक न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। तो प्यारे साथियों, अब इसके बारे में 49, निम्न में से किसमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है? इसका आंसर होगा बी, वायरस। 50 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन विषाणुओं के संबंध में गलत है? तो सी होगा, विषाणु मितोपजीवी होते हैं।
विषाणु की संरचना में न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन भाग लेते हैं। न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए हो सकता है। यह प्रोटीन के आवरण कैसेट से ढका रहता है। कैसेट की संरचनात्मक इकाई कैसोमेर कहलाते हैं। विषाणु केवल जीवित कोशिका के अंदर ही द्विगुणित होता है तथा यह अविकल्पी परजीवी है। जीवित कोशिका के बाहर यह निर्जीव पदार्थ जैसा व्यवहार करता है। तो 51 से हम नेक्स्ट पार्ट में इसको वीडियो मतलब इसको बारे में चर्चा करेंगे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। 30 मिनट्स के वीडियो मैं पोस्ट करूंगा। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो मैं समझूंगा आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगती है। तो PYQ जो होते हैं वो आप सबको हर दिन डालता रहूंगा। आप लोग के बारे में इसके बारे में चर्चा भी करता रहूंगा, पढ़ाते रहूंगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।